Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. So आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की फ्रॉम क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर और हमारा आज का टॉपिक है लिक्विएशन ऑफ गैसेस और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। सो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में हम लोग क्या करते हैं, गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विफाई करते हैं और कंप्रेस कैसे कैसे करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। सो इस जो टॉपिक है इसको स्टडी किया था सबसे पहले एंड्रयू ने। सो राइट डाउन, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो राइट डाउन, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए टॉपिक को। राइट, सो लिखो, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम Thomas Andrew studied the liquefaction of gases and he considered the first gas carbon dioxide and he performed experiment on this gas। उसने इस गैस को कंप्रेस किया था, लिक्विफाई किया था और इस गैस के बारे में उसने सारा हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया था जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को स्टडी करते हैं। राइट, सो लिखिए इसमें ही प्लॉटेड द आइसोथर्म्स। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आइसोथर्म्स क्या होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। राइट, सो उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे स्टडी किया था और उसके आइसोथर्म्स को कंपेयर किया था लिक्विफिकेशन एक्सप्लेन करने के लिए। सो he plotted the isotherms of carbon dioxide at various temperatures as given in this diagram। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। दो एक्सिस आएंगी हमारे पास और इन एक्सिस में एक साइड हम लोग लेते हैं वॉल्यूम और एक साइड हम लोग लेंगे प्रेशर। और ये ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना, अदरवाइज आप इस प्लॉट को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे। राइट, इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे, इस एक्सिस में हम लोग लेंगे वॉल्यूम और इस एक्सिस में हम लोग लेंगे प्रेशर टर्म। राइट, और हमारे पास एक कर्व्स बनेगी कुछ इस तरह से। फर्स्ट कर्व जो फर्स्ट आइसोथर्म है, आफ्टर दिस वी हैव अ सेकेंड आइसोथर्म, देन वी हैव थर्ड आइसोथर्म। इस तरह से आपने प्लॉट बनाना है। पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे तो आपको इजीली एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा। तीन कर्व्स बनेंगी। आफ्टर दिस we have this curve, then we have this curve, ओके। तो हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कर्व है। ये टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इज 31.1 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इज 30.98 डिग्री सेल्सियस और इसके ब्रैकेट में TC लिख लीजिएगा, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये क्या होता है हम पढ़ेंगे अभी आगे। उसके बाद जो अगला टेम्परेचर है 21.5 डिग्री सेल्सियस, द नेक्स्ट वन इज 13.1 डिग्री सेल्सियस, जो ये और ये टेम्परेचर हैं इन कर्व्स पे। राइट, और यहाँ पे इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव डॉटेड लाइन आप नीचे खींचिए और वही डॉटेड लाइन इस साइड पे एक्सटेंड कीजिए और यहाँ पे VC और यहाँ पे हम लिखेंगे PC, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर। राइट, ये सारी टर्म्स होगी। अब आप लोग यहाँ पे इस प्लॉट को पहले समझिए कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे इस प्लॉट में उसने ये बताया कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ओके, एट हाई टेम्परेचर्स आइसोथर्म्स लुक लाइक एन आइडियल गैस। हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस की तरह इक्वेशन प्लॉट आ रहा है, आपने देखा था हमारे पास आइडियल गैस का प्लॉट ऐसे ही था। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं ये आइडियल गैस की बजाय रियल गैस बन रहे हैं। राइट, so at high temperatures isotherms look like ideal gas and at that time gas cannot be liquefied। इस कर्व पे कभी भी गैस लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी कन्वर्ट। उसके बाद कहते हैं जैसे जैसे प्रेशर को कम कर रहे हैं तो इसकी जो शेप है कर्व की वो चेंज कर रही है और ये हमें डेविएशन शो कर रहा है आइडियल गैस बिहेवियर का
एट पर्टिकुलर टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जाके हमारे पास क्या होता है, जो गैस है वो फर्स्ट टाइम लिक्विफाई होनी स्टार्ट होती है इस पॉइंट पे, इसको हम लिख लेंगे कैपिटल एल। एट 30.98 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन एज गैस अप टू 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड, मतलब जब हाई प्रेशर था तब वो गैस फॉर्म में थी, जैसे ही प्रेशर कम हुआ यहाँ पे आके हमारे पास जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। एंड द वेरी फर्स्ट टाइम दैट गैस गेट लिक्विफाइड एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसको हम लिखते हैं सिंबल TC के साथ, राइट। सो 30.98 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर था कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, बिकॉज उसने सबसे पहले इसी को स्टडी किया था, तो हम लोग भी आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही स्टडी कर रहे हैं अभी, ओके। उस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जितना प्रेशर था वो क्रिटिकल प्रेशर था, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम थी दैट विल बी योर क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये तीन टर्म्स आ गई, हमें पता लगी, PC, VC एंड TC, राइट। क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर। और उस टाइम पे हमारे पास जो गैस थी वो फर्स्ट टाइम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुई थी, और ऐसे हर गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो इसलिए उनका क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर भी डिफरेंट होगा। एंड बिलो 30.98 डिग्री सेल्सियस ही स्टडीड दैट द गैस इज कंप्रेसिबल एंड एट 21.5 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स एज अ गैस अप टू पॉइंट बी। इसको पॉइंट बी ले लो, इस पॉइंट तक ये गैस जो है, मतलब जो ये स्लोप बनाया हमने एक टनल सी, इस टनल के अंदर जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में है, इसके बाहर भी गैशियस फॉर्म और इसके बाहर भी गैशियस फॉर्म है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। और ये भी यहाँ इस पॉइंट पे टच हो रहा था, लिक्विड स्टेट थी, तो ऐसे यहाँ पे भी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लिक्विड स्टेट, और इसके बाद फिर फर्दर वो किस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है। सो कहते हैं आफ्टर अप टू पॉइंट बी वो किस फॉर्म में रहती है, लिक्विड पॉइंट में रहती है। आफ्टर दैट इट अगेन चेंजेस एंड देन इट विल बी अगेन इनकम्प्रेसिबल, फिर से वो कंप्रेस नहीं हो सकती। सो एट पॉइंट बी लिक्विड ऑफ अ पर्टिकुलर वॉल्यूम अपेयर्स एंड फर्दर कंप्रेशन डज नॉट चेंज द प्रेशर, और उसके अलावा अगर हम फिर से कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर भी चेंज नहीं होता, और ना ही प्रेशर अब चेंज करने से हमारे पास जो गैस है और ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है। सो जब हमारे पास सारी गैसेस कंडेंस हो जाती हैं तब हमारे पास एक स्टीप लाइन बनती है, राइट। स्टीप लाइन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, वो इस पॉइंट पे बनेगी। यहाँ पे सारी गैसेस क्या हैं, ये वाली गैस पर्टिकुलरली किस स्टेट में रहेगी, मतलब अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। इसके अलावा आपने इसमें से जो पढ़ा है वो मेन यही ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, उसके बाद फर्दर अगर आप और ज़्यादा प्रेशर हाई कर देते हो और टेम्परेचर चेंज कर देते हो तो हमारे पास जो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी है वो उतनी रहती है, उससे ज़्यादा कंप्रेसिबल वो नहीं होती है। बट अगर आप टेम्परेचर लो कर रहे हो और प्रेशर उसके रिस्पेक्टिव है तो हमारे पास गैस कंप्रेसिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर बात करें, राइट, इन पॉइंट्स पे जो गैस है वो गैस फॉर्म में ही है। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे भी जब हमारे पास इतना प्रेशर था तो गैस गैस फॉर्म में थी, इस प्रेशर पे भी गैस गैसियस फॉर्म में है, बट जब इस प्रेशर को रीच किया इसने तब हमारे पास वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई। और फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है, तो तब तक स्ट्रेट लाइन है जब तक ये प्रेशर सेम है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ ये कर्व फिर से सीधी चलेगी, मतलब फिर से अब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो बस इस टेम्परेचर पे इतने प्रेशर पे ही वो लिक्विड रहेगी, उससे फर्दर अगर आप हाई करोगे तो फिर से वो गैशियस में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे है, यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसिडर कर रहे हैं गैस, तो उसके लिए इतने टेम्परेचर पे इस प्रेशर पे वो लिक्विड फॉर्म में पहली बार आई थी, तो दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ दैट टेम्परेचर at which gas exists in the form of a liquid and the corresponding pressure and volume at that temperature will be known as your critical temperature, pressure and critical volume। उससे कम टेम्परेचर करने पे अगर आप प्रेशर चेंज करते हो तो भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, बट हमें यहाँ पे मेन यही चेक करना था कि किस टेम्परेचर पे गैस जो है वो लिक्विफाई हो रही है, कंप्रेसिबल है, तो दैट टेम्परेचर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर।
राइट। और ये चीज़ सबसे पहले एनटीयू ने स्टडी की थी, और फिर उसने कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और गैसेस के लिए भी हमें क्रिटिकल टेम्परेचर्स बताए थे, और डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर था। आप लोग यहाँ देख सकते हो, अगर इसको आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए 33.2 केल्विन क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर मैं बात करूँ हीलियम की 5.3, अगर हम बात करें नाइट्रोजन के लिए 0.26, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 304.10। दीज आर द क्रिटिकल टेम्परेचर्स। और ये है हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वहाँ से अच्छे से ड्रॉ कर लेना, और जो मैंने आपको समझाया उसको नोट डाउन कर लेना, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, गैसेस वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, अब हम लिक्विड स्टेट करेंगे। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था मेनली हमने दो चीज़ें कवर करनी होती हैं, एक गैसियस स्टेट और एक लिक्विड स्टेट। तो गैसियस स्टेट में हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं, आइडियल गैस, रियल गैस, गैस लॉज, आइडियल गैस इक्वेशन एंड ऑल। अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट में आप लोगों ने सबसे पहले तो कवर करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स। तो आप लोगों ने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लिक्विड्स क्या होते हैं, लिटिल कंप्रेसिबल होते हैं, राइट। इनके बीच में जो गैप है वो गैसेस से कम होता है और सॉलिड से ज़्यादा होता है। तो लाइज इन बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। उसके अलावा लिक्विड्स की डेफिनाइट शेप नहीं होती, बट वॉल्यूम डेफिनाइट होती है, और ये किसी भी कंटेनर की शेप ले सकते हैं जिस कंटेनर में आप इनको ऐड करते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है लिक्विड्स की। उसके अलावा लिक्विड्स की वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं, राइट। लिक्विड्स फ्लो करते हैं, देयर रेट ऑफ फ्लो इज स्लो देन गैसेस बट मोर देन सॉलिड्स। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट की। लिक्विड्स के बीच में अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड से कम होती है और गैसियस से ज़्यादा होती है। तो आप लोगों ने 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना लिक्विड स्टेट के। उसके बाद हम लोग जो 3 प्रॉपर्टीज करेंगे लिक्विड्स की, दैट इज योर वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड थर्ड वन इज विस्कोसिटी। और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर में वेपर प्रेशर की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगली 2 टर्म्स कर लेंगे, राइट। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज द वेपर प्रेशर, राइट। और वेपर प्रेशर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है? वो टेम्परेचर जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारा जो लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर। तो मतलब वेपर प्रेशर में हमारे पास इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है वेपर स्टेट में और इक्विलिब्रियम लिक्विड स्टेट में, और वी कैन से गैसियस फॉर्म में और लिक्विड स्टेट में। उसके अलावा वेपर प्रेशर हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर हमारा डिपेंड करता है एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पे और एक टेम्परेचर पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स affecting vapor pressure. First is temperature, second one is nature of liquid. सबसे पहले मैं बात करूंगी टेम्परेचर की। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर हमने उसका टेम्परेचर कम किया हुआ है तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, और अगर हम उसका टेम्परेचर हाई करेंगे तो वेपर प्रेशर भी हाई होगा। दैट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। More is the temperature of the liquid, more is the vapor pressure of the liquid, right। ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है इफेक्ट नेचर ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड में हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है,
स्ट्रॉन्गर है तो वो वेपर्स जल्दी नहीं बनेंगे, तो उनकी जो वेपर प्रेशर होगा वो लेस होगा। पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जल्दी वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है फॉर एग्जांपल और इसके बीच में बॉन्डिंग वीकर है, राइट, वीक बॉन्डिंग है, तो हीट करोगे तो जल्दी मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर्स में। तो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। मतलब जब बॉन्ड वीकर होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगी तो वेपर प्रेशर हाई होगा। और जब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, अगर लिक्विड्स आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है, वो वेपर्स में जल्दी कन्वर्ट नहीं होंगे, तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा टॉपिक था वेपर प्रेशर का। अब आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, आप लोगों ने लिखना है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ, आप डिफरेंस लिख लेना। जब हम पानी फेंक देते हैं ज़मीन पे तो पानी कुछ टाइम बाद उड़ जाता है, दैट इज़ इवेपोरेशन। और बॉइलिंग क्या होती है, हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो लिक्विड बॉयल होता है। तो इवेपोरेशन में बबलिंग होती है, बॉइलिंग में बबलिंग, इवेपोरेशन में बबलिंग नहीं होती है और बॉइलिंग में बबलिंग होती है। इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है। इवेपोरेशन अपने आप हो जाती है, बॉइलिंग हमें करना पड़ता है, अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तभी बॉइलिंग होगी, राइट। तो इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमिना एंड बॉइलिंग इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, इट इज़ नॉट अ नेचुरल फिनोमिना। अपने आप बड़ा बड़ा लिक्विड कभी बॉयल नहीं होता। तो ये थे कुछ डिफरेंस इवेपोरेशन और बॉइलिंग के। एक आपको मैंने आज बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन करवाई, उसके अलावा हमने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की, एंड्रूज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं उसको, और हमने वेपर प्रेशर पढ़ा और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और उसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट्स है इन चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर होगा तो उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर आपके सारे जो प्रॉब्लम है वो डाउट्स क्लियर हो, इसीलिए मैं ये लेक्चर इस फॉर्म में ले रही हूँ, सो दैट आपको ये डायग्राम्स यहाँ पे करने इजी रहें। क्योंकि अगर आप लाइव क्लास लगाते हो जूम पे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती वहाँ पे, यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, एंड या थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।